अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है इस फैसले के बारे में? 4 मंत्रियों को क्यों भेजा जा रहा है? ये किन देशों में जाएंगे और क्या करेंगे? जी देखिए, अगर बात करें तो राजेंद्र, जिस तरीके से जो यूक्रेन के बॉर्डर देश हैं रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और इसके अलावा अगर बात करें तो पोलैंड, ये वो 4 देश हैं जहां पे तमाम सारे छात्र बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनको अंदर एंट्री नहीं मिल रही और काफ़ी ज़्यादा वहां पे हौच पौच देखी जा रही है, परेशानी हो रही है। लिहाजा इस वजह से अगर बात करें तो तमाम सारे छात्रों की मदद के लिए यहाँ पे ये 4 मंत्रियों को भेजा जा रहा है। ये 4 मंत्री जाएंगे, बेहतर कोऑर्डिनेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इंटर करवाएंगे देशों में और फिर वहाँ से जो है भारत वापस लाया जाएगा। यूपी भवन की एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यहाँ पे तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। लगातार जो छात्र यूक्रेन से कल लौटे हैं उनको वापस भेजने के लिए यहाँ पे गाड़ी का अरेंजमेंट कराया जा रहा है और उसके साथ साथ अगर बात करें तो उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए तमाम सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। तमाम सारे छात्र आप देख रहे हैं जो यूक्रेन से लौटे हैं, इनसे भी हमने बातचीत की है। हमारे साथ ARC धनलक्ष्मी है जो कि पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ऑपरेशन गंगा को। इसके अलावा राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले ARC से बातचीत करते हैं। मैम, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं ताकि सब लोग शाकुशल पहुंच सके, और अब तक कितने छात्रों को आप लोगों ने उनके घर तक पहुंचाया है? अभी तक जो है हम लोगों ने करीब 125 बच्चों को मतलब भेज दिए हैं। और इधर जो है जैसे बच्चों का हम लोगों के पास MEA से लिस्ट आ रहा है, उसके बाद हम लोग उसको ये कर रहे हैं कि कितने बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, कितने बच्चे यूपी सरकार की तरफ से घर तक पहुंचा जाएं। तो उसके बाद हम लोग रूट को बना ले रहे हैं। जैसे कि लखनऊ के एक रूट है जहाँ पर 5-6 बच्चे जा रहे हैं, तो उधर का एक, और इस तरफ सहारनपुर की तरफ, इस तरह से डिफरेंट रूट्स बनाया जा रहा है। उसके बाद एक एक ग्रुप में बच्चों को भेजा जा रहा है। अब तक 1200 छात्रों की अपडेटेड लिस्ट आप लोगों ने विदेश मंत्रालय को दी है, जिसमें से 120 की वापसी हो पाई है, यानी कि तकरीबन 1080 छात्र अभी भी यूपी के यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनको लाने के लिए क्या कोई बातचीत हो रही है? हाँ, MEA से बातचीत हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार के, और वो लोग जैसे जैसे आ जाएंगे हम लोग उनको यहाँ उनके गंतव्य तक पहुँचा देंगे। अभी अगर आप बात करें तो यूपी भवन में कुल कितने छात्र लाए गए हैं यूक्रेन से जो कल लौटे हैं? लगभग इधर 135 बच्चे आए थे, जिनमें से 10 बच्चों को अपने पेरेंट्स लेके गए हैं, बाकी 125 को हम लोग भेजे हैं। हमारे साथ राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद जी भी मौजूद है जो कि नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। सर, किस तरीके से ऑपरेशन का आप लोग संचालन कर रहे हैं? और 1200 छात्रों की लिस्ट आप लोगों ने MEO को दे दी है, 125 वापस आए हैं, बाकी की वापसी के लिए क्या प्रयास है? फ्लाइट प्लान हमें मिला है और जहाँ पर कन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ से तो इवैक्यूएशन में डिफ़िकल्टी आ रही है, बाकी जगह से उनके प्लान बने हैं। पोलैंड बॉर्डर है, रोमानिया बॉर्डर है और हंगरी बॉर्डर, इन तीनों जगहों से इवैक्यूएशन की फ्लाइट्स है। और जो भारत सरकार से हमें अवगत कराया गया है, उन्होंने पूरी व्यवस्था कर लिया है। हम लोग का जो एंड पर जो व्यवस्था होनी है उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो आए बच्चे वो अपने घर तक सकुशल और जल्दी जल्दी पहुँच सकें। सर, एक चीज़ और है इस चीज़ के बारे में उत्तर प्रदेश में खास तौर से लोग जानना चाह रहे हैं, जो यूक्रेन से वापस दिल्ली तक आ रहे हैं उनको तो भारत सरकार फ्री ला रही है, जो यूपी के लोग हैं दिल्ली से जिनको यूपी के तमाम सारे शहरों में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, उनके लिए क्या आप लोग फ्री सुविधाएं दे रहे हैं और क्या जीरो शुल्क है? जी हाँ, हम लोग यहाँ से आने के बाद उनके घर तक निःशुल्क पहुँचाएँगे, चाहे वो फ्लाइट से हम भेजें या गाड़ी से भेजें। उनके खाने पीने, रहने सहने, वहाँ घर तक पहुँचने की सारी व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। अब तक आप लोगों ने कितने छात्रों को यहाँ पे रिसीव किया और कितने भेजे गए? क्योंकि हम देख रहे हैं ड्राइवरों की एक लंबी फौज यहाँ पे खड़ी हुई है, तमाम सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए, तो कुल कितने छात्रों को आप लोगों ने यहाँ से यूपी के विभिन्न जनपदों में भेजा? कुल अभी तक 125 बच्चे गए हैं यहाँ से। उसमें से कुछ बच्चों को तो पेरेंट्स सीधे एयरपोर्ट से ले जा रहे हैं, शेष को हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है भी है, यूपी भवन से जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ ठहरने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। उनके साथ बातचीत करके उनका हौसला बढ़ाकर हम उनको अपने गंतव्य तक रवाना कर रहे हैं करने के लिए। ये राहत आयुक्त हैं। 2 छात्रों से भी हम आपकी बातचीत कराएंगे जो यूक्रेन से लौटी हैं और यूपी की रहने वाली हैं, और ये अब अपने घर की ओर जा रही है। आप कहाँ की रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश में? मैं हरियाणा से हूँ। आप हरियाणा से यूपी भवन में आकर यहाँ रुकी थी। हाँ जी। ट्रेन में किस तरीके से हालात हैं और आप लोग वहाँ से यहाँ तक के सफ़र आप लोग को कितना मुश्किल भरा रहा? सर, बहुत मुश्किल था सफ़र, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने पड़ी थी, खाने की दिक्कत थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और शेल्टर भी इतना अच्छा नहीं था क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और हर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आ रहे थे, और बॉर्डर्स क्रॉस करना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि अफ्रीकन्स भी निकल रहे थे, तो उससे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। आप इनके पिता हैं?
तो आप लोगों को किस तरीके से घर बात करें तो गार्जियन भी काफ़ी परेशान है, आप लोग किस तरीके से परेशान हो रहे थे? परेशानी तो होती है, हर माँ बाप को होती है। देखो इतने बच्चे जब दूर है उनको लेके आते हैं, परेशानी तो होती है सर। तो अभी ये राहत आयुक्त से एक बार हम और बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से ये लोग कर रहे हैं। सर, काफ़ी पेरेंट्स परेशान भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी जो है मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो उनको आप लोग किस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं कि उनके बच्चों की जो है खबर ली जा रही है? एक तो मैं सभी उन बच्चों से, उनके माता पिताओं से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो एडवाइजरी है, जो अपडेट होती है, उसी के अनुसार कार्रवाई करें। जो सिचुएशन के अनुसार, स्थिति के अनुसार जो सबसे बेस्ट जो स्टेप है वो भारत सरकार ले रही है। तो मेरा अनुरोध ये होगा कि वो एडवाइजरी के अनुसार कार्य करें। जहाँ जहाँ पर कन्फ्लिक्ट जोन है उसमें वहाँ की एडवाइजरी अलग है, जहाँ कन्फ्लिक्ट जोन नहीं है वहाँ की एडवाइजरी अलग है, उसी के अनुसार कार्रवाई करें तो सभी को सुविधा होगी। और जो मिशन है उसके अनुसार सबको हम यहाँ वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। यूपी में जो आपने नंबर जारी कर रखा है, जिसमें टोल फ्री नंबर है, जिसमें ये बता रखा है कि लोग अपना मैसेज करके, फ़ोन करके बता सकते हैं अपनी जानकारी, अब तक कुल कितने लोगों ने फ़ोन किया और क्या जानकारी दी है? जी, अभी तक कल रात तक हम लोग जो सूचना थी 1251 बच्चों की से बातचीत हुई थी, उनके डिटेल्स हम लोगों ने लिए हैं, उनसे भी बातचीत हुई है, उनको भी हम लोगों ने बताया है। उसमें से कुछ लोग ऑलरेडी बॉर्डर पर हैं और वहाँ से अपनी अगली फ़्लाइट का इंतजार कर रहे हैं जहाँ से वो इवैक्यूएट हो गए। ये जो हमारा नंबर है 05221070, इस पर लोग बात करके अपना डिटेल्स दर्ज करा सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। हम उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को तुरंत जो है भारत सरकार के संबंधित अधिकारी तक, एक बार अविनाश आप धनलक्ष्मी जी से जरूर बात करें, जिससे कि आवश्यक कार्रवाई की ठीक है। अविनाश, एक बार धनलक्ष्मी जो कि सारा ये ऑपरेशन देख रही बिल्कुल हैं, बिल्कुल उनसे बात करें। बिल्कुल मैम से भी बात करता हूँ। बिल्कुल उनसे जरूर ये पता करने की कोशिश करें, जानने की कि ये ऑपरेशन जो है, जो भारत सरकार के एडवाइजरी फॉलो करने की बात अभी कह रहे हैं राहत आयुक्त, इसका क्या अर्थ है? भारत सरकार की एडवाइजरी में मोटी बात क्या है जो लोगों को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, ये जरूर जानने का प्रयास करिए आप। जी मैम, ये आपसे सवाल है, खासतौर से जो गार्जियंस के फ़ोन आ रहे हैं आपके पास या जो बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, उनको आप लोग भारत सरकार की किन गाइडलाइंस का पालन करने के लिए यूक्रेन में कह रहे हैं, जिससे कि उनकी शाकुशल वापसी भारत में हो सके? सबसे पहले तो बच्चों को घबराना नहीं चाहिए उधर से, और उसके अलावा भारत सरकार पूरा प्रयास के साथ उन लोगों को उधर से भारत लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर्स दिया गया है MEA का और उत्तर प्रदेश सरकार का भी, ठीक है। तो जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हम लोगों के कांटेक्ट में हैं, उन लोगों का डिटेल्स हम लोग शेयर भी कर रहे हैं MEA के साथ, सो दैट कि उन बच्चों को उधर से लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ मतलब हम लोगों को जो लिस्ट मिल जा रहा है, जो बच्चे फ़्लाइट से चल चुके हैं, वो लिस्ट भी हम लोग को शेयर कर रहे हैं शासन के साथ, और शासन से भी, और इधर अपने RC ऑफिस के थ्रू भी उन लोगों को कॉल किया जा रहा है पेरेंट्स को कि आपके बच्चे इस टाइम पे इधर आ रहे हैं। तो उसके बाद उनको हम सशुल्क आपको अपने उनके घर तक हम लोग भेज रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनको दिया जा रहा है। राजेंद्र, ये तस्वीरें हैं तमाम सारी छात्रों की जो वापस आई हैं, ये सब यूपी की हैं और इनको अब वापस भेजने का काम किया जा रहा है। आप लोग कहाँ के रहने, किस शहर के हैं आप? हम लोग छिबरामऊ कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट के हैं आप कहाँ से हैं? मैं भी, हम दोनों सिस्टर्स हैं और मैं भी छिबरामऊ कन्नौज से हूँ। आप भी कल वापस आई हो? जी, मैं भी कल वापस आई। किस तरीके से हालात है वहाँ पे? वहाँ पे हालात बॉर्डर के तो रोमानिया से एंटर करते हुए बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट उससे पहले बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा ठंड है और 3 दिन से बच्चे वहीं स्टक हैं, वो हार चुके हैं, उन्हें लग रहा है वो वापस चले जाएं। बहुत ज़्यादा बुरे हालात। बच्चे जहाँ पे कर्फ्यू लग गया, शहरों में फंसे हैं, उनके भी बहुत बुरे हालत है। वो बंकर्स में 1 हफ्ते से, और उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कब कर्फ्यू हटेगा या कब ये अटैक्स या ब्लास्ट रुकेंगे और वो निकल पाएंगे या नहीं भी निकल पाएंगे। कितने दिनों की मशक्कत के बाद दिल्ली वापस लौट सकी हो? 5 दिन के बाद हम आप लोगों को मशक्कत? 7 दिन पहले अटैक स्टार्ट हुआ था, फिर 2 दिन बाद हमने निकलने का ट्राई किया और 5 दिन के बाद हम दिल्ली पहुंचे। किसी ने हेल्प नहीं की, जो वहाँ के एजेंट्स हैं या किसी ने भी हेल्प नहीं की कि आपको कैसे जाना है। वहाँ के हमारे यूनिवर्सिटी के रेक्टर हैं, डीन हैं, उन्होंने कुछ हेल्प नहीं की। या जो भी इंडियन एजेंट्स हैं उनने भी हेल्प नहीं की। हम अपना रिस्क लेके खुद से उस सिटी से बाहर निकले, बॉर्डर तक गए रिस्क लेके, और फिर हम बॉर्डर से कैसे भी क्रॉस करके फिर हम यहाँ पे पहुंचे हैं। आप कहाँ की रहने वाली हो? जी, रायबरेली। रायबरेली से आप हो, तो आपको किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा दिल्ली आने की? हमें बहुत प्रॉब्लम हुई बॉर्डर क्रॉस करने में। 6 दिन हम वहाँ पे थे, बहुत ठंड में।
बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी और हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं अभी वहीं पे फंसे हुए हैं। बातचीत हो रही है उनसे, क्या बता रहे हैं वो? जी, और फंसे हुए हैं, उन्हें निकलने की कोई उम्मीद नहीं हो रही है और बहुत सारे तो वापस जाने के लिए भी रेडी हैं। आप बताइए, आप किस जिले से हो? देवरिया डिस्ट्रिक्ट। आप देवरिया से हो, क्या नाम है आपका? पवन यादव। किस तरीके से आप लोग को वहाँ पे परेशानी हो रही थी? ज़्यादा दिक्कत वहाँ रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने में हो रही थी, जो वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिनको एक्चुअली बताया जाए कि तुम यहाँ क्रॉस कर, तुम्हारा नाम है, तुम इंडिया क्रॉस कर सकते हो। सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी कि सारे कंट्री वाले, पोलैंड, नाइजीरिया सब क्रॉस करना चाहते थे। वहाँ इतनी रश थी कि धक्का मुक्की की वजह से जो 2 मिनट गेट खुलता था, जितने लड़के पास हो जाते थे वही पास हो पाते थे। बाकी लड़कों के लिए कोई वो उस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि पर्टिकुलर नाम लेके बोला जाए कि ये इंडिया का, ये क्रॉस कर लेगा बॉर्डर। पासपोर्ट वगैरह वहाँ पे चेक हो रहे थे? कुछ नहीं चेक हो रहा था, बस जो धक्का मुक्का करके चले जा रहा, जो भीड़ में अंदर घुस जाए, बॉर्डर क्रॉस कर जाता। हाँ, क्रॉस कर जा रहा था। एक बार अविनाश, सर मैं मुरादाबाद से हूँ, यूपी। मुरादाबाद से हो? सही है सर। अविनाश, एक बार जरूर इनसे जानने की कोशिश करिए कि भारतीय विदेश या भारतीय जो कॉन्सुलेट है उसके अधिकारियों से इनको सहयोग मिला कि नहीं मिला, इनके फोन कॉल्स को, इनके मैसेज को रिस्पॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ वहाँ से? वहाँ पे जो वहाँ के जो सोल्जर खड़े हुए थे वो कह रहे थे कि हम इंडियन को ये बताइए कि वहाँ पे इंडियन एम्बेसी की ओर से आप लोग को मदद मिली या नहीं मिली? आप लोग जब हेल्पलाइन में फोन कर रहे थे तो हेल्पलाइन नंबर में क्या कुछ कहा जा रहा था? सर वो कह रहे थे कि हम आपके लिए तैयार हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बॉर्डर क्रॉस करके आ जाइए और हम आपका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। यूक्रेन से बॉर्डर क्रॉस कराने में इंडियन एम्बेसी आपकी मदद नहीं कर रही? नहीं, वहाँ तक किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। वहाँ पे 2 बंदे बैठे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका कल नंबर आएगा। तो जैसे जो स्टूडेंट 2 दिन से वेट कर रहे थे, तो उन्होंने जब बाद में वहाँ पे जब बोला कि हमारा, तो आपने वेट करने के लिए बोला था, टाइम हमारा हो गया तो हमको बॉर्डर क्रॉस कराइए, तो वो बोलते हैं कि आपको और वेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स समथिंग 3-3, 4-4 दिन से वहाँ मदद नहीं मिल रही थी इंडियन एम्बेसी से। आपने कॉल किया था जो एम्बेसी की हेल्पलाइन नंबर है, तो उसमें क्या बोला? अविनाश, कॉल किया था, उन्होंने बोला था कि आप अविनाश इनसे पता करिए कि उसके बाद जब ये वापस आ गए रोमानिया, उसके बाद कितना समय लगा इनको हवाई जहाज की बोर्डिंग करने में? जब ये पहुंच गए बॉर्डर क्रॉस करके, उसके बाद क्या हुआ? जब आप रोमानिया पहुंच गए, बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच गए, तो रोमानिया से दिल्ली आने में फिर किस तरीके की सामना करना पड़ा और किस तरीके से फिर यहाँ पे आसानी रही? जैसे हम बॉर्डर क्रॉस कर लिया, हमारे लिए बसें खड़ी थी। वहाँ रोमानिया से 500 किलोमीटर एयरपोर्ट था, जो हमें बस में 2 जगह चेक पोस्ट पे इमिग्रेशन किया गया, फिर हमें रोका गया, हमारा पासपोर्ट लिया गया, फिर हम वहाँ से रात को 8 बजे निकले। ठीक है, और 4 बजे सुबह तक पहुंच गए रोमानिया। सारी बातें आ गई, ठीक, सारी बातें आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इस बातचीत के लिए। आपने वहां से लौटे छात्र छात्राओं से भी बात की और अधिकारियों से भी बात की जो इस ऑपरेशन को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, और यूपी भवन में रहने और खाने की व्यवस्था की गई है उन उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए जो कि यूक्रेन से वापस लौट रहे हैं, और उसके बाद उनको रवाना किया जा रहा है उनके शहरों की ओर, उनके घरों की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।